बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और हमने इसके पहले भी बताया पटना के कुछ सीटों का हाल। लेकिन अब बिहार के कुछ सीटों का हाल बताएंगे और बताएंगे कांग्रेस महागठबंधन एनडीए का क्या हश्र होने वाला है, कितनी सीटें मिलने वाली है। इस 121 सीटों का पूरा हिसाब किताब लेकर हमारे सहयोगी विवेकानंद जी आज भी मौजूद हैं। हम जो बताते हैं वो आंकड़ों के साथ बताते हैं और तथ्य के साथ बताते हैं। आपका प्यार हमको मिलता रहा है, उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आपका प्यार हमें खूब मिलेगा। विवेका जी, लगातार हम लोग बिहार में विधानसभा के चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के बाद से आंकड़े बता रहे हैं, वोट परसेंटेज के हिसाब से बता रहे हैं। जो ज्यादा वोट मतदान हुआ है उसकी भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो कोई जादू से कम नहीं है। अब आपके हाथ में पूरा आपने कई घंटा, मैं आपको बता दूं कि विवेकानंद जी ने सुबह से इस पर रिसर्च किया है, तमाम गुणा भाग करके जो इकट्ठा गणना करके इन्होंने जब फाइनल रिजल्ट इकट्ठा किया उसकी हम चर्चा करेंगे। आपके हाथों में वो कुंजी है जिसमें विधानसभा के उम्मीदवारों की किस्मत लॉक है। बिल्कुल, और हम लोग अभी चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी की। फर्स्ट फेज में जो 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे उनका रिजल्ट क्या होगा, मोटा मोटी हम लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया है, मोटा मोटी तैयारी की है। रिजल्ट तो 14 तारीख को आएगा, लेकिन जो संभावना, जो चर्चा, जो बातें छन करके सामने आ रही हैं, हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। 2020 और 2025 का तुलना करके एक मोटा मोटी पता चल रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या रहने वाला है। बिल्कुल, कांग्रेस उम्मीदवार लड़ाई में हैं भी या लड़ाई से बाहर चले गए या फिर जीतने वाले हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर फर्स्ट फेज में जो 25 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में है उनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद है। 14 तारीख को किस्मत का ताला खुलेगा। किस्मत वे सिकंदर बनेंगे या हार जाएंगे, औंधे मुंह उगरेंगे, यह 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हम लोग जो 25 विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन बढ़त लेगा। अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा और तेजस्वी यादव का सपना टूटेगा, एनडीए का किस्मत खुलेगा एक बार फिर से। तो हम लोग सबसे पहले लालगंज सीट की चर्चा करते हैं। लालगंज काफी चर्चा में वो सीट रही और कांग्रेस पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार दिया था। कांग्रेस केंद्रीय वर्किंग कमेटी ने उस पर उम्मीदवार चयन किया, मुहर लगाया, घोषणा किया गया, नामांकन भी कांग्रेस प्रत्याशी का हो गया था। लेकिन लालगंज सीट पर अड़ंगा लग गया और कांग्रेस पार्टी वहां से बैकफुट पर चली गई। यानी कि चुनाव लड़ने वोटिंग से पहले ही कांग्रेस एक सीट गंवा दी। वह सीट थी लालगंज की सीट, वैशाली की लालगंज की सीट। तो वहां से आदित्य कुमार राजा प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन चुनाव के दरमियान ही वे बैठ गए और अब वहां से बीजेपी वर्सेस आरजेडी, आरजेडी की लड़ाई है। कौन बाजी मारेगा, या तो आरजेडी या बीजेपी में से ही कोई एक बाजी मारेगा। लेकिन हम लोग आज कांग्रेस की चर्चा करें, इसलिए हम यह नहीं बताएंगे कि वो लालगंज सीट से कौन जीत रहा है। वो हम लोग फिर आरजेडी वाला जब करेंगे, आरजेडी का जब हम चर्चा करेंगे तब हम बताएंगे। अब आ जाइए लालगंज के बाद हम वैशाली की चर्चा कर लेते हैं। वैशाली में भी कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ा खेल हो गया। बिल्कुल बड़ा खेल इस मायने में क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वैशाली सीट से इंजीनियर संजीव सिंह को एक बार फिर से 2020 में भी उन्हें प्रत्याशी बनाया था, इस बार 2025 में भी प्रत्याशी बनाया। लेकिन वहां पर खेल क्या हुआ कि महागठबंधन में सीटों की साझेदारी अंतिम रूप से नहीं हो पाई। आरजेडी ने भी वहां से प्रत्याशी दे दिया। आरजेडी ने अजय कुशवाहा को वहां से प्रत्याशी दे दिया। अजय कुशवाहा दूसरे दल में थे, उनको पार्टी में शामिल कराया गया और तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट दे दिया। तो कांग्रेस पार्टी से इंजीनियर संजीव हो गए, आरजेडी से अजय कुशवाहा हो गए और जेडीयू से सिद्धार्थ पटेल हो गए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, चूंकि महागठबंधन की तरफ से दो दल के दो प्रत्याशी, उधर एनडीए की तरफ से सिंगल प्रत्याशी। 2020 में जेडीयू के तो प्रत्याशी थे ही सिद्धार्थ पटेल, चिराग पासवान ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया था। फिर भी सिद्धार्थ पटेल को 69,780 मत मिले थे, जबकि
एलजेपी से अजय कुशवाहा जो अभी आरजेडी के कैंडिडेट हैं, अजय कुशवाहा तब 2020 में एलजेपी के प्रत्याशी थे और अजय कुशवाहा को 33,351 मत मिले थे। और इंजीनियर संजीव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्हें 62,367 मत मिले थे। इस तरह से लगभग 7,000 के आसपास मतों से कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई थी। तब कोई वहां आरजेडी का प्रत्याशी नहीं था। वहां पर एनडीए में ही दो खेमा हो गया था, एक जेडीयू और दूसरा चिराग पासवान की पार्टी। तब भी जेडीयू के प्रत्याशी सिद्धार्थ पटेल की जीत हुई थी। इस बार सिद्धार्थ पटेल को लेकर के नाराजगी थी वोटर्स में, लेकिन उसका फायदा महागठबंधन प्रत्याशी को नहीं मिलते हुए दिखा, कांग्रेस प्रत्याशी को मिलते हुए नहीं दिखा। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वहां लड़ाई जेडीयू और आरजेडी के बीच है। कांग्रेस पार्टी तो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चुनाव के दरमियान दिखा कि अजय कुशवाहा जो आरजेडी प्रत्याशी थे और कांग्रेस के इंजीनियर संजीव दोनों आपस में लड़ते दिखे और एक तरफा कहीं ना कहीं बढ़त लेते हुए सिद्धार्थ पटेल जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं वो दिख रहे हैं। इस तरह से इंजीनियर संजीव सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी स्थिति खराब है। वो दूसरे या तीसरे नंबर के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े वैशाली के रण में। तो हम 2 विधानसभा सीट, लालगंज पहले ही आप हार गए, वैशाली भी हारने के करीब है। अब आ जाइए राजा पाकर सीट आ जाइए। राजा पाकर सुरक्षित सीट है। वहां से प्रतिमा दास जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मोहित, देखिए वहां भी खेल क्या है, वहां भी सीपीआई ने मोहित पासवान को उम्मीदवार बना दिया है। बिल्कुल, जो महागठबंधन का घटक दल है सीपीआई, उसने अपना उम्मीदवार मोहित पासवान को उतार दिया। और दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात कर लें तो महेंद्र राम सिंगल प्रत्याशी हैं एनडीए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से। और 2020 की अगर हम बात कर लें तो 2020 में भी महेंद्र राम जेडीयू प्रत्याशी थे, हालांकि उस समय वे हार गए थे। उन्हें 52,503 मत मिले थे, जबकि जीतने वाली कैंडिडेट थी प्रतिमा दास जो कांग्रेस प्रत्याशी थी, उन्हें 54,299 मत मिले थे। इस तरह से लगभग 2,500 के आसपास मतों से क्लोज फाइट 2,500 मत से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई थी। इस बार मुश्किल खुद महागठबंधन के घटक दल सीपीआई ने खड़ी कर दी है। वहां पर उम्मीदवार देकर के कांग्रेस के लिए, मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस की विजय रथ को रोक दिया, विजय रथ को या उनके लिए या संकट की घड़ी है। चुनाव के दरमियान भी प्रतिमा दास पिछड़ते हुए दिखी और इसका फायदा महेंद्र राम जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उनकी तरफ जाते हुए उनका पलड़ा भारी होते हुए दिखा चुनाव प्रचार से लेकर के वोटिंग तक। तो हमने वैशाली जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा कर ली। इन्हीं 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दी थी। 1 तो पहले सरेंडर कर गए, 2 जगहों पर फ्रेंडली फाइट की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति खराब होते हुए दिख रही है। अब आ जाइए रोसड़ा सीट की बात कर लेते हैं, वो भी सुरक्षित सीट है। तो यहां से ब्रजकिशोर रवि यहां से उम्मीदवार हैं, नए कैंडिडेट हैं। और वीरेंद्र कुमार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उन्हें वे सिटिंग विधायक हैं बीजेपी के और उन्हें 2020 में 87,163 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी से नागेंद्र विकल थे उम्मीदवार, वहां उनको 51,419 मत मिले थे। यहां पर लड़ाई आमने सामने की है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी लड़ाई वहां पर दे रही है। ब्रजकिशोर रवि के पक्ष में प्रचार करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे और इन्हें जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम लगा रही है। लड़ाई है यहाँ पर, अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन लड़ाई दिलचस्प है। वोटरों ने जम करके दोनों पक्ष को वोट किया है। हालांकि एनडीए को के लिए राहत वाली खबर यह बताई जा रही है कि जो वोट परसेंट बढ़ा, महिलाओं की जो बड़ी भागीदारी दिखी है, उसका थोड़ा झुकाव कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ दिखा है। हालांकि 2020 में ही बड़े मार्जिन से लगभग 36,000 के आसपास मतों से या 37,000 के आसपास मतों से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई थी। तो इस बार भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने देने की कोशिश की है। 14 तारीख को ईवीएम खुलेगा, तब फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप कहें तो निश्चित तौर पर एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है।
अब एक और सीट की बात कर लेते हैं, बेगूसराय की बछवाड़ा सीट है। बछवाड़ा सीट वहां भी खेल कांग्रेस पार्टी के साथ कर हो दिया गया। गया। शिव प्रकाश गरीब दास कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र मेहता बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब वहां भी देखिए क्या हुआ है, सीपीआई ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो महागठबंधन का घटक दल है, उसने अपना उम्मीदवार दे दिया। तो यहाँ भी खेल बिगड़ते हुए दिखा है कांग्रेस पार्टी के लिए। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर की, जीतने की लड़ाई नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर की लड़ाई में है कांग्रेस पार्टी। तो ये स्थिति 2025 की है। जरा 2020 भी हम बता देते हैं कि 2020 में किस तरह का खेल हुआ था। 2020 में अगर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी तो उनकी अपनी जीत नहीं थी, बल्कि महागठबंधन के भीतर सामंजस्य नहीं बन पाया। इसका नतीजा हुआ कि बीजेपी वहां से जीत गई। इस बार भी वही स्थिति दिख रही है। यानी कि 2020 में जो गलती दोहराई गई, वो गलती इस बार 2025 में भी दोहरा दी गई। अब जरा देख लीजिए 2020 में क्या हुआ था। सीपीआई से अवधेश राय थे, जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं सीपीआई से। उन्हें 54,254 मत मिले थे। बीजेपी के सुरेंद्र मेहता थे, उन्हें 54,738 मत मिले थे, यानी कि 500 के आसपास या उससे थोड़ा कम। अकेले बहुत क्लोज फाइट 500 के आसपास मतों से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी। जीत हो गई। अब जरा देख लीजिए, शिव प्रकाश गरीब दास जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें कांग्रेस से टिकट 2020 में नहीं मिला था। तब क्या हुआ, वो निर्दलीय खड़े हो गए। जब निर्दलीय चुनाव लड़े तब उनको वोट आया था कितना, 39,878 मत मिले थे। 39,000, लगभग 40,000 मत उनको मिले थे। और जबकि अवधेश राय जो सीपीआई कैंडिडेट थे, उनको 54,254। अगर दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ते तो, और शिव प्रकाश गरीब दास भी ऐसा नहीं कोई बीजेपी माइंडेड है, वो भी कांग्रेस माइंडेड, इनके पिता कांग्रेस के बड़े नेता थे और उस इलाके में उनकी मजबूत पकड़ थी। तो उनके बेटे शिव प्रकाश गरीब दास हैं। 2020 के चुनाव में उनके पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, तो वे निर्दलीय खड़े हो गए। तो निर्दलीय खड़े हो गए तो उन्होंने 40,000 मत काटा और इस तरह से सीपीआई प्रत्याशी को उन्होंने हरा दिया। तो इस पर कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया, तो सीपीआई भी वहां पर अपना उम्मीदवार दे दी है। तो यहां भी लगता है कि महागठबंधन के दोनों घटक दल की लड़ाई में फायदा कहीं तीसरा जो है उसको ना, जो बीजेपी को ना हो जाए, सुरेंद्र मेहता को ना हो जाए, क्योंकि 2020 में वो स्थिति दोहरा दी गई है। वहां भी वोटिंग हो गई है और वहां भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। अब आ जाइए बेगूसराय, जो बेगूसराय सदर सीट है। बिल्कुल, बेगूसराय सदर सीट में अमिता भूषण एक बार फिर से प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से, और कुंदन कुमार है बीजेपी के प्रत्याशी। तो बीजेपी लड़ाई तो वहां पर है, बिल्कुल लड़ाई जबरदस्त है। पिछला चुनाव इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी और बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था। कुंदन कुमार को 74,217 मत मिले थे और अमिता भूषण को 69,663 मत मिले थे। लगभग 5,000 के आसपास मतों से कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई थी। यहाँ लड़ाई है, यहाँ बढ़िया लड़ाई है, जबरदस्त लड़ाई है। और बीजेपी के जो सिटिंग विधायक है उनको लेकर के थोड़ी नाराजगी भी है। जन सुराज ने भी कुछ उसमें मतलब आग में घी डालने का काम किया है। तो हो सकता है कि यहाँ कुछ फायदा पहुंचे। अब आ जाइए खगड़िया की बात कर लेते हैं। तो इस बार है चंदन यादव और बबलू यादव। चंदन यादव है कांग्रेस से और बबलू यादव है जेडीयू से। यहाँ लड़ाई है, यहाँ जबरदस्त लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी दे रही है। 2020 की अगर हम बात कर लें तो 2020 में पूनम यादव को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया था। उन्हें 49,980 मत मिले थे। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया है। छत्रपति यादव जो कांग्रेस के विधायक थे, 2020 में चुनाव जीते थे, उनकी जगह पर चंदन यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो छत्रपति यादव 2020 में 46,980 मत लाए थे, जबकि वहां से चूंकि लोजपा अलग होकर के चुनाव लड़ रही थी, इस बार लोजपा साथ में है तो वहां लोजपा ने भी प्रत्याशी दिया था। और रेणु कुमारी जो उस इलाके की बड़ी नेत्री हैं, रेणु कुमारी एलजेपी से चुनाव लड़ी थी, वहां से उन्हें 20,719 मत मिले थे। इस तरह से वहां जेडीयू प्रत्याशी पूनम यादव की हार हो गई थी। कांग्रेस जो 46,000
46,000 मत ला करके जीत हासिल की थी। जीत हासिल कांग्रेस पार्टी ने कर ली थी। इस बार यहाँ यहाँ पर चंदन यादव और बबलू यादव के बीच में सीधी लड़ाई है, देखना होगा क्या कुछ होता है। अब आ जाइए, उसके बगल में बेलदौर है। बिल्कुल, बेलदौर सीट की बात कर लेते हैं। तो बेलदौर की अगर बात कर लें तो बेलदौर में इस बार है मिथिलेश निषाद कांग्रेस पार्टी से। और 2020 में जो चंदन यादव खगड़िया से अब इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 2020 में चंदन यादव थे बेलदौर से प्रत्याशी, तो उनको जो है 51,433 मत मिला था। और वहां चूंकि जेडीयू के प्रत्याशी थे पन्ना लाल पटेल, उन्हें 56,541 मत मिले थे। और कांग्रेस प्रत्याशी चंदन यादव को 51,443 मत मिले थे। उसमें जेडीयू उसमें पन्ना लाल पटेल की जीत हो गई थी। और एक बार फिर से इस बार पन्ना लाल पटेल हैं, जेडीयू वहां पर एलजेपी का कोई प्रत्याशी है नहीं, तो ऐसी स्थिति में बेलदौर एक बार फिर से पन्ना लाल पटेल के लिए स्थिति थोड़ी बेहतर जो है दिखाई पड़ रही है। अब आ जाइए बिहार की हॉट सीट लखीसराय हॉट इसलिए क्योंकि वहां से डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा खुद चुनाव मैदान में हैं। और वहां लड़ाई जबरदस्त थी। कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग के दिन खूब लड़ाई भी अमरेश कुमार अनीस को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया। ये अनीस जी 2020 में भी वहां से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वोटिंग के दिन जबरदस्त फाइट देखने को मिला जब कांग्रेस के लोग आरजेडी के एमएलसी और इधर विजय सिन्हा आमने सामने टकरा रहे थे। और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या फिर जो कैंडिडेट हैं विजय सिन्हा, इनको हराने को लेकर के बड़ी तैयारी बड़ी गोलबंदी की गई थी। हालांकि जो खबर अब निकल करके सामने आ रही है, हालांकि वीडियो जब आया तब यह पटना में बैठे लोगों ने यह निर्णय ले लिया कि इस बार लगता है कि विजय सिन्हा हार गए। लेकिन खबर यही है, जो इंटरनल सोर्स से जो जानकारी आ रही है कि बिल्कुल कई लड़ाई तो वहां जबरदस्त है, क्लोज फाइट है, लेकिन एनडीए जेडीयू बीजेपी का एक मुश्त वोट कहीं ना कहीं, हालांकि भीतरघात हुआ है, कई बूथों पर भीतरघात की शिकायत है, कई बूथों पर विजय सिन्हा को लेकर के नाराजगी थी, लेकिन अंत तक उनकी जीत सुनिश्चित होते हुए दिखाई पड़ रही है। और अगर 2020 की बात कर लें तो 2020 में विजय सिन्हा को 74,212 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीस को 63,729 मत, इस तरह से लगभग 11,000 मतों से विजय सिन्हा जीत गए थे। इस बार भी जन स्वराज वहां पर लड़ाई में है। 2020 में भी एक निर्दलीय प्रत्याशी ने लगभग 10,000 के आसपास मत काट लिए थे। इस बार भी जन स्वराज मैदान में है और लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की वहां पर कोशिश की गई है। लेकिन चूंकि दो बड़े घटक दल आपस में टकरा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में लड़ाई सीधी लड़ाई है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन खबर यही है कि क्लोज फाइट होते हुए भी वहां से बीजेपी प्रत्याशी की संभावना दिख रही है। बिल्कुल, अगर कुछ तब्दीलियां होता है तो बेहद कम वोटों का अंतर होगा। अब जरा आ जाइए त्रिशूल बरबीघा की बात कर रहे थे। बरबीघा भी महत्वपूर्ण है। बरबीघा से इस बार त्रिशूलधारी सिंह हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन है निर्दलीय, जो सिटिंग जेडीयू के विधायक हुआ करते थे, उनको बेटिकट किया गया तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और कुमार पुष्पंजय जेडीयू से प्रत्याशी हैं, तो वहां पर लड़ाई जबरदस्त है, त्रिकोणीय मुकाबला है। तो इसलिए लग रहा है कि कहीं कांग्रेस प्रत्याशी बाजी न मार ले, क्योंकि सुदर्शन भी कहीं ना कहीं एनडीए का वोट काट रहे हैं। कुमार पुष्पंजय तो जेडीयू प्रत्याशी हैं ही। त्रिशूलधारी सिंह इस बार है। 2020 में बहुत क्लोज मार्जिन से सुदर्शन चुनाव जीते थे। सुदर्शन को 39,878 मत मिले थे। गजानन शाही को 39,765 मत मिले थे। इस तरह से लगभग 100-150 वोट से उनकी जीत हुई थी जेडीयू प्रत्याशी की। और मधुकर कुमार जो एलजेपी प्रत्याशी थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जेडीयू का वोट काटा था। 18,930 मत उन्होंने काट लिया था। तो इस बार भी उस बार भी लड़ाई त्रिकोणात्मक थी, इस बार भी लड़ाई त्रिकोणात्मक है, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं जेडीयू को होते हुए दिखाई पड़ रहा है। सुदर्शन का जिस तरह से टिकट काटा गया, सुदर्शन राजू बाबू के पोता है और इस नाते उस इलाके में उनकी पकड़ तो है ही। तो अगर उन्होंने अपने हिसाब, हालांकि दिखा है उनके पक्ष में भी माहौल बनते हुए दिखा, संवेदना भी दिखी, लोगों की संवेदना दिखी, उनके चुनाव प्रचार में भी बड़ी संख्या में लोग दिख रहे थे। तो अगर उन लोगों ने वोट किया
तो निश्चित तौर पर जेडीयू प्रत्याशी के लिए और संकट और त्रिशूलधारी सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। बिहार शरीफ की बात कर लेते हैं। बिहार शरीफ में इस बार उमैर खान है कांग्रेस प्रत्याशी, यहां भी खेल कांग्रेस से हो गया, बिल्कुल का हो गया है। शिव कुमार यादव सीपीआई, सुनील कुमार है बीजेपी प्रत्याशी। तो यहाँ भी लड़ाई जो है कांग्रेस ने का खेल बिगाड़ दिया गया। तो यहां भी लग रहा है कि कांग्रेस औंधे मुंह गिर जाएगी। 2020 में सुनील कुमार को 81,888 मत मिले थे। सुनील तब वहां 2020 में आरजेडी प्रत्याशी थे सुनील कुमार, उन्हें 66,786 मत मिले थे और इस तरह से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी। इस बार त्रिकोणीय इसलिए हो गया क्योंकि महागठबंधन से ही दो प्रत्याशी हैं, तो वहां कांग्रेस की क्या हश्र होगा आप समझ सकते हैं। और वहाँ एक और चीज बात है कि एक तरफ यादव उम्मीदवार है राष्ट्रीय जनता सीपीआई से, हाँ, और दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार है। तो ऐसे में जो वोट का डिवीजन है वो सीधे तौर पर दिखाई और उसका लाभ होगा बीजेपी प्रत्याशी को होगा। बिल्कुल। अब आ जाइए नालंदा में कौशलेंद्र उर्फ छोटे मुखिया हैं, बिल्कुल कांग्रेस प्रत्याशी, और श्रवण कुमार है जेडीयू के प्रत्याशी जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, जो मंत्री हैं, पुराने चेहरे हैं और उस इलाके में बड़ी पकड़ रखते हैं। 2020 की बात कर लेते हैं, 66,066 मत उनको मिले थे। कौशलेंद्र कुमार को ईंट छाप से वो चुनाव लड़ रहे थे, जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें 49,989 मत मिले थे। तो इस तरह से उन्होंने कड़ा टक्कर दिया था। और गुंजन पटेल कांग्रेस से थे, तो कांग्रेस वहां पर तीसरे नंबर पर चली गई थी और उन्हें 17,293 मत मिले थे। इसी पर जेडीयू और इस तरह से वहां और जरा देखिए, लोजपा से राम केशवर प्रसाद थे, उन्हें 10,951 मत मिले थे। तो इस लड़ाई में 66,000 मत तब भी पा गए थे श्रवण कुमार, यानी कि घेराबंदी की जबरदस्त कोशिश हुई थी। गुंजन पटेल श्रवण कुमार की ही जाति से आते हैं और तब भी उनको मत जो है 17,000 ही मिले थे। और कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया जो भी उसी जाति से आते हैं उनको इतना मत मिल गया था। तो कुल मिलाकर के कहें तो वहां भी लड़ाई बड़ा फाइट है बहुत और कहा जा रहा है कि श्रवण कुमार मतलब नजदीक के लड़ाई में फंसे हुए हो सकता है। जिस हिसाब से 2020 में कौशलेंद्र छोटे मुखिया ने परफॉर्मेंस किया था, अगर यही इकट्ठा रह गया वोटिंग रिजल्ट के दौरान, तो निश्चित तौर पर श्रवण कुमार के लिए मुश्किल हो सकता है, थोड़ी संकट हो सकती है। हरनौत की बात कर लेते हैं। एक तरफ अरुण कुमार बिंद हैं कांग्रेस प्रत्याशी, हरिनारायण सिंह हैं जेडीयू प्रत्याशी। हरिनारायण सिंह को 65,404 मत मिले थे और जेडीयू एलजेपी ने अरुण कुमार बिंद को इस बार कांग्रेस ने दिया है और 2020 में कांग्रेस ने कुंदन कुमार को दिया था। तो इन्हें 21,144 मत मिले थे, जेडीयू प्रत्याशी को 65,000 मत मिले थे। तो कुल मिलाकर कहें यहाँ भी लड़ाई जो है तो बढ़िया लड़ाई कांग्रेस प्रत्याशी ने दिया है। इसके बाद अब पटना की सीटों पर आ जाते हैं। पटना साहिब की अगर कुम्हरार की बात कर लें तो कुम्हरार में इस बार इंद्रदीप चंद्रवंशी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वे बड़ा प्रभाव छोड़ते हुए नहीं दिखे। अति पिछड़ों का वोट कुछ जरूर उन्होंने काटा है और MY का भी टर्नअप हुआ है। संजय गुप्ता है बीजेपी प्रत्याशी 2000 और केसी सिन्हा है जनसुराज के प्रत्याशी। फाइट में आप इसको ऐसे समझिए कि इंद्रदीप चंद्रवंशी को लाभ तभी मिलेगा जब केसी सिन्हा बड़े स्तर पर ज्यादा वोट काटेंगे। अगर केसी सिन्हा के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने अपर कास्ट में जबरदस्त सेंधमारी की है, कास्टों में जबरदस्त सेंधमारी की है, अगर वाकई में ऐसी बात है तब ही इंद्रदीप चंद्रवंशी के लिए संभावना दिख रहा है, वरना संभावना नहीं है। अब आ जाइए पटना साहिब। शशांक शेखर एक नए कैंडिडेट को इस बार इन्होंने उम्मीदवार बनाया है और रत्नेश कुशवाहा बीजेपी से। यहाँ लड़ाई आमने सामने की है, लेकिन चूंकि शहरी सीट है और इस बार रत्नेश कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। आप 2020 की बात कर लें तो नंदकिशोर यादव जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वे उम्मीदवार थे, इस बार उनकी जगह पर रत्नेश कुशवाहा हैं। तो उन्हें 97,692 मत मिले थे। प्रवीण कुशवाहा जाति की वजह से इन्हें 79,392 मत मिले थे। इस बार यहाँ बीजेपी ने खुद कुशवाहा जाति से उम्मीदवार उतार दिया है। तो वैसी स्थिति में संभावना कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं दिखती है। विक्रम में संभावना दिख रही है। विक्रम में आमने सामने की लड़ाई है। हालांकि जनसुराज ने भी उसी जाति से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वहां लड़ाई जबरदस्त है। एनडीए के वोट में जबरदस्त सेंधमारी हुई है और इसका लाभ
मिल सकता है अनिल कुमार को। अनिल कुमार 2020 में निर्दलीय रहते हुए 50,717 मत लाए थे, जबकि सिद्धार्थ सौरभ जो वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और चुनाव जीते भी थे। उन्हें 86,177 मत मिले थे। इस तरह से लगभग 36,000 मतों से उनकी जीत हुई थी। लेकिन इस बार सिद्धार्थ सौरभ भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद थोड़े संकट में दिख रहे हैं। अनिल कुमार ने एमवाई के साथ साथ दलितों में भी सेंधमारी की है, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के कोर वोटर्स भूमिहार जाति में भी बड़ी सेंधमारी की है। तो लड़ाई वहां पर दिलचस्प है। ऊंट किस करवट बैठेगा या 14 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन लड़ाई वहां पर है। बिल्कुल। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बक्सर की बात कर लेते हैं। बक्सर में संजय तिवारी 59,417 मत लाकर के चुनाव जीत गए थे। इस बार आनंद मिश्रा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। पूर्व आईपीएस हैं, नए चेहरे हैं। 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और परशुराम चौबे 2020 में बीजेपी के प्रत्याशी थे। उन्हें 55,525 मत मिले थे। इस तरह से लगभग 4,000 मतों से उनकी हार हुई थी। लड़ाई वहां पर है। सीट बचाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती वहां पर दिखाई पड़ रही। राजपुर सुरक्षित सीट की बात कर लेते हैं। विश्वनाथ राम कांग्रेस के विधायक हैं। उन्हें 67,871 मत मिले थे। और इस बार संतोष निराला को फिर से जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया है। संतोष निराला बड़े मार्जिन से 2020 में हार गए थे। उन्हें 46,667 मत मिले थे। और लोजपा और हाथी ने वहां बड़ी सेंधमारी की थी। तीसरे नंबर पर हाथी 43,836 मत मिले थे। और लोजपा को 7,449 मत मिले थे। इस बार भी एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, विश्वनाथ राम, दूसरी तरफ संतोष निराला, और तीसरी तरफ है बीएसपी के लालजी राम। इस बार विश्वनाथ राम संकट में है। और खबर यही है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है, जिस तरह समीकरण है, उसमें संतोष निराला के लिए दरवाजे खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आ जाइए सकरा आ जाइए। सकरा सुरक्षित है। यहाँ से उमेश राम है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जेडीयू की तरफ से आदित्य कुमार है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उमेश राम है। यहाँ भी लड़ाई है, जबरदस्त लड़ाई है। अशोक चौधरी को इस बार टिकट नहीं मिला, जो जेडीयू से विधायक थे 2020 में। उनकी जगह पर आदित्य कुमार को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो अशोक चौधरी को लेकर के लोगों में नाराजगी थी, तो जेडीयू ने उस नाराजगी को भांपते हुए उनका टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर आदित्य कुमार को प्रत्याशी बनाया है। आदित्य कुमार जेडीयू को प्रत्याशी बनाया है। वहां भी लड़ाई जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। मुजफ्फरपुर में भी लड़ाई है। मुजफ्फरपुर की सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के विजेंद्र चौधरी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। रंजन कुमार है बीजेपी प्रत्याशी। और इस तरह से वहां लड़ाई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष के खिलाफ भीतरघात हुआ है। विजेंद्र चौधरी वैश्य जाति से हैं, रंजन कुमार भूमिहार जाति से हैं। और कहा जा रहा है कि वैश्य समाज के लोगों ने वोट कांग्रेस महागठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। तो थोड़ी स्थिति इनकी बेहतर दिख रही है। अब आ जाइए गोपालगंज। ओम प्रकाश गर्ग हैं एक तरफ है, दूसरी तरफ सुभाष सिंह है। इस बार, पिछली दफा 2020 सुभाष सिंह थे, इस बार सुभाष सिंह है। बीजेपी प्रत्याशी को तब 77,791 मत मिला था 2020 में, और उनकी जीत हुई थी। साधु यादव थे बसपा से, उन्हें 41,039 मत मिले थे। और आसिफ गफूर जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्हें 36,460 मत मिले थे। तो इस तरह से इस बार भी आमने सामने की लड़ाई है। साधु यादव चुनाव मैदान में नहीं है, तो इसका थोड़ा फायदा वहां मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन लड़ाई वहां पर भी है। कुचायकोट में एक तरफ हरिनारायण कुशवाहा है, तो दूसरी तरफ पप्पू पांडे। हरिनारायण कुशवाहा कांग्रेस और पप्पू पांडे जेडीयू के प्रत्याशी हैं। तो कुशवाहा जाति के होने की वजह से निश्चित तौर पर कुशवाहा का वोट उनके पक्ष में गया है। एम और वाई तो गया ही है। अन्य कुछ जाति का दलितों में भी उन्होंने सेंधमारी की कोशिश की है। वहां भी लड़ाई इस बार पप्पू पांडे को मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल। हालांकि अंत तक अमरेंद्र कुमार पप्पू जो है वो। अब आ जाइए जाले। एक महत्वपूर्ण सीट है बिल्कुल। जाले को अब तक 2015 और 2020 में हिंदू मुस्लिम की होने की वजह से बीजेपी प्रत्याशी आसानी से जीत जाते थे। इस बार लड़ाई बहुत टफ हो गई है। कांग्रेस ने पहले मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, लेकिन आनंद फानन में फिर उसे वापस ले लिया गया और वहां से ऋषि मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। ऋषि मिश्रा ललित नारायण मिश्र के पोते हैं और वहां से चुनाव एक बार जीत चुके हैं, तो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। ऋषि मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जीवेश मिश्रा
बीजेपी से प्रत्याशी हैं, लगातार तीसरी दफे चुनाव जीतने की कवायद कर रहे हैं। लड़ाई जबरदस्त है यहाँ पर। इस बार हिंदू मुस्लिम वाली स्थिति नहीं है। ऋषि मिश्रा और जीवेश मिश्रा को लेकर के थोड़ी नाराजगी भी थी, वो नाराजगी कई बार दिखी भी। और इस बार 2020 में इन्हें 87,376 मत मिले थे, जबकि मस्कूर उस्मानी को 65,580 जो कांग्रेस प्रत्याशी थे। तो इस तरह से बड़े मार्जिन से इनकी जीत हुई थी। लेकिन इस बार लड़ाई तो है। पिछली बार लड़ाई जबरदस्त नहीं हो पाई थी, लिहाजा इनकी बड़ी जीत हुई थी। इस बार उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से विगत 2 चुनावों में होते हुए दिखाई पड़ा। तो यहाँ लड़ाई है। सोनबरसा महत्वपूर्ण सीट है, जहां वहां पर सरिता देवी हैं कांग्रेस की, और दूसरी तरफ है जेडीयू से रत्नेश सदा, और एलजेपी से है, पिछली दफा थी एलजेपी से सरिता देवी। तो यहाँ सरिता देवी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना करके बड़ा मैसेज दिया है। तो रत्नेश सदा लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां भी लड़ाई जबरदस्त है, आमने सामने की टक्कर है। बेनीपुर में भी वही स्थिति, आमने सामने की टक्कर है। विनय चौधरी जेडीयू प्रत्याशी हैं, जबकि मिथिलेश चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी हैं। 2020 में भी यही दोनों आमने सामने थे। तो कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी को 54,826 मत मिले थे, विनय चौधरी को 61,467 मत मिले थे। तो इस तरह से 25 विधानसभा क्षेत्रों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में तो लग रहा है कि आमने सामने की टक्कर है। कई जगहों पर कांग्रेस अपनी सीट को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कई सीटों पर जीतने की कोशिश है, लेकिन कई सीटों पर तो दूसरे या तीसरे नंबर की लड़ाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो यही स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, जो कहा जा रहा है कि बड़ी जीत की ओर कांग्रेस थी, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बड़ी कोशिश की, लेकिन इनका तमाम वादे, तमाम जिस तरह की भूमिका बनाई थी, सब कुछ धरे के धरे रह गए। रणनीति पूरी फेल कर गई, और कई जगहों पर उनके उम्मीदवार दूसरे या तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यह स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। अगर वाकई में यह स्थिति रही, अगर कुछ मैजिक नहीं हुआ 14 तारीख को, तो निश्चित तौर पर इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा, तेजस्वी यादव को होगा। और तेजस्वी जो सपने पाल रखे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन का बहुमत आएगा। अगर यही स्थिति रही तो 2020 में जिस तरह से मुख्यमंत्री बनते बनते तेजस्वी यादव रह गए थे, 2025 में भी वो स्थिति आ सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने जिस तरीके की चाल चली, उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से उलझ गई, और नुकसान तेजस्वी यादव को होते हुए दिखाई पड़ रहा है। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।